गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम कुमार फिर एक बार आपके सामने एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है क्योंकि आज से ही हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और टीजीटी राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का जो कोर्स है वो शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग है ना मेरे साथ जुड़े रहिए और कॉपी पेन उठा लीजिए क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जो भी उसका पूरा मैंने सिलेबस अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज हम करने वाले हैं राजनीतिक जो विज्ञान की अर्थ, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन पद्धतियाँ। पार्ट 1 में मैं सिर्फ आपको राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरी है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो कक्षा को ज्वाइन करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन ज़रूर उठा लीजिए क्योंकि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक या बिंदु बताऊंगा, तो उसको साथ साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जानिए पूरी राजनीति कुर्सी पर ही क्यों। क्या है कुर्सी का इतिहास? क्या आपने सोचा है कि जितने भी नेता है या जितने भी लोग हैं वो शक्ति क्यों हासिल करना चाहते हैं, कुर्सी क्यों हासिल करना चाहते हैं? कुर्सी हासिल हो जाने के बाद आखिर उनको क्या मिल जाता है, इसका क्या इतिहास है, लोग क्यों कुर्सी के पीछे पागल होते हैं? आप तो देखते हैं ना पॉलिटिकल उथल पुथल कैसे मची रहती है। अभी बिहार की राजनीति ही देख लीजिए, वहाँ पे लालू यादव जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, आपके नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सब वहाँ की कुर्सी के पीछे पड़े होगी कैसे हमें वहाँ की सत्ता प्राप्त हो। तो क्या आपने सोचा है कि इसका इतिहास क्या है, क्यों लोग इसके पीछे भागते हैं? तो पूरी राजनीति के बारे में हम जानेंगे स्टेप टू स्टेप। इससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ कॉपी पेन के साथ। क्यों पढ़ना चाहिए राजनीति शास्त्र, जानिए मेरे साथ सरल शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है, यानी कि आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र यानी राजनीति शास्त्र के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, उसका और उसके अध्ययन पद्धतियाँ मैं नेक्स्ट कक्षा में करवाऊंगा और आज मैं सिर्फ विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा अर्थ एवं परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो बात करते हैं किस लिए पढ़े राजनीति शास्त्र, किस लिए पढ़े राजनीतिक शास्त्र। एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। किस लिए पढ़े राजनीति विज्ञान। देखो आपने कभी मैं आपको है ना यहाँ पे 2-3 शब्द क्लियर करना चाहता हूँ जिससे आपको है ना, जो एक शब्द होता है राजनीतिक सिद्धांत, एक शब्द होता है राजनीतिक शास्त्र और एक शब्द होता है राजनीति विज्ञान और एक शब्द है राजनीति। ये चारों शब्द अपने आप में अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी आप राजनीतिक विज्ञान की जगह अगर राजनीतिक सिद्धांत आ गया तो आप उसके बारे में कहीं गलत क्वेश्चन ना कराएं। तो बात करते हैं हम आज अभी राजनीति की कि राजनीति क्या चीज़ होती है। देखो जैसा कि नाम से विदित है, राजनीति है वो राज्य की नीति होती है। किसकी नीति होती है? राज्य की नीति, यानी कि राज्य जो नीति अपनाता है उसे राजनीति बोलते हैं। राज्य का मतलब यहाँ पे कोई यूपी, बिहार, झारखंड की बात नहीं कर रहा। राज्य का मतलब पूरा देश, पूरी कंट्री, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य का मतलब पूरी कंट्री होता है। तो राजनीति का मतलब क्या समझ गए? राज्य की जो नीति होती है उसे राजनीति बोलते हैं। मतलब राज्य को चलाने या उसके संचालन में जो नीतियाँ उपयोग की जाती है वो राजनीति कहलाती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ही राजनीतिक शास्त्र और विज्ञान आता है। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि जो पूरी की पूरी राजनीति है वो किसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। उस सिद्धांत के अंदर ही राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान आता है। तो बात हमने की अभी राजनीति की। राजनीति का अर्थ तो आपको समझ में आया होगा कि राज्य जो अपनी नीति
बनाता है या राज्य को चलाने के लिए जो नीति उपयोग में होती है उससे राजनीति बोलते हैं। अब बोलते हैं राजनीति विज्ञान और राजनीति में क्या फ़र्क है, तो इसको जान लेते हैं। देखिए आप सबको है ना विज्ञान की डेफिनेशन तो पता होगी ना, विज्ञान क्या होता है। देखिए बात करते हैं विज्ञान क्या होता है। देखिए विज्ञान किसी भी विषय को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का एक तरीका होता है। जब आप किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से और उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे, उस पर रिसर्च भी करेंगे, तो वो एक वैज्ञानिक तरीका हो गया। तो राजनीतिक शास्त्र में भी क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उसका निष्कर्ष निकाल के उसके रिसर्च करके जो बिंदु आते हैं उसे ही राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। पहले हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, क्रमबद्ध, फिर सरकार पढ़ेंगे, फिर राज्य पढ़ेंगे। तो ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर कई लोगों ने रिसर्च की है, कई सिद्धांत दिए, उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसका निष्कर्ष भी निकला। तो एक वैज्ञानिक पद्धति होगी, इसलिए राजनीतिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान कर लीजिएगा। तो देखिए तीनों शब्द मैंने आपको क्लियर करा लिए। राजनीतिक शास्त्र और विज्ञान एक ही चीज़ होती है। राजनीतिक सिद्धांत बहुत व्यापक शब्द है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ही राजनीतिक विज्ञान के विषय आ जाते हैं। ये जो मैं आपको टॉपिक करने वाला हूँ, अर्थ विज्ञान, विषय क्षेत्र, ये राजनीतिक विज्ञान, ये राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि किस लिए पढ़े राजनीतिक शास्त्र। राज्य, सरकार, कानून आदि विषयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये जो बिंदु है आप नोट कर लीजिए। हम किस लिए पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान? राज्य, सरकार, कानून आदि विषयों को हम इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में ना हम राज्य करेंगे, तो ये स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य, अब बात करते हैं राज्य क्या है। देखिए राज्य मैंने आपको बताया था ना, राज्य एक संगठन है। यहाँ पे यूपी और बिहार कोई राज्य नहीं, राज्य मतलब पूरी भारत की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। राज्य ही वह एक स्वाभाविक यानी ऑटोनोम्स और प्राकृतिक संस्था यानी नेचुरल फॉर्म में बनी हुई है, जो राज्य के सभी लोगों यानी राज्य के अंदर रहने वाले सभी लोगों, संस्थाओं, संगठनों आदि पर बाध्यकारी शक्ति के द्वारा नियंत्रित रखती है। यानी राज्य एक ऐसी सत्ता है जो उस राज्य में जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पे जो संस्था है, वहाँ पे जो संगठन है, उसको बाध्यकारी यानी कि अपनी जो शक्ति से उसको नियंत्रित करते हैं। और समाज का कोई भी क्षेत्र इस शक्ति से मुक्त नहीं है। भारत में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई भी संस्था है, सब राज्य की जो बाध्यकारी शक्ति है उससे बंधे हुए हैं। कोई भी उससे बाहर अगर कार्य करता है तो राज्य उसको नियंत्रित कर लेता है या उसको पनिश करता है या उसको दंड करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ये प्राकृतिक संस्था है। कैसी संस्था है? प्राकृतिक, यानी कि जब ये पृथ्वी बनी थी या जब कोई संस्था बनी थी तो कई लोगों ने अपने राज्य डिसाइड कर लिए थे जिसमें वो रहते थे, और उसमें एक नियम, कानून, शक्ति काम करती थी जो लोगों को नियंत्रित करती थी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। राजनीतिक विज्ञान एक व्यापक विज्ञान है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? पेन और कॉपी ले लीजिए और लिख लीजिए। इसके अंदर हम पढ़ते हैं राज्य का ज्ञान। इससे हम किसका क्या करते हैं? राज्य का ज्ञान। सरकार का ज्ञान, राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान कि उसमें कौन कौन सी व्यवस्था चलती है उसका ज्ञान, निर्णय की प्रक्रिया का ज्ञान कि राज्य में किस प्रकार के निर्णय और किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है उसका ज्ञान, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान कि जब राज्य में जाता है लोगों को क्या अधिकार है, राज्यों को क्या अधिकार है, सरकार के क्या अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य है, इनके बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक आदर्शों का ज्ञान कि जब राजनीति कोई भी राज्य में चलती है तो किस किस आदर्शों को वो फॉलो करती है। जैसे भारत में वो नीति निर्देशक तत्व को फॉलो करती है जो आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक उल्लेखित है भारत के संविधान के भाग 4 में। नोट डाउन करते रहिए और सुनते रहिए मेरी ध्यान से। इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पर्पज से मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं कि आपको पीपीटी लेके आपको लिख दिया और आप उसको रीड कर रहे हैं। आप मेरी बात को सुनिए और पेन और कॉपी उठाइए और उसको साथ साथ लिखते रहिए, तभी आप बहुत अच्छे नोट्स बना पाएंगे, सेल्फ नोट्स बना पाएंगे जो आपके परीक्षा में भी काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज जो अभी जो बात की वो बात करी हम किस लिए पढ़े राजनीतिक शास्त्र। राज्य के ज्ञान के लिए, सरकार के ज्ञान के लिए, व्यवस्था के लिए, अधिकारों के लिए और राजनीतिक आदर्शों के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें राजनीति विज्ञान का अर्थ समझे। अब राजनीति विज्ञान होती क्या चीज़ है। देखिए, राजनीतिक विज्ञान यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको नोट डाउन कीजिए। राजनीति विज्ञान यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ इस भाषा में है नगर राज्य। यानी इसका अर्थ यूनानी भाषा में क्या है? नगर राज्य। क्या है? नगर राज्य है। नोट डाउन कीजिए। जो राज्य के बारे में अध्ययन करता है, जो राज्य के बारे में अध्ययन करता है कि राज्य में कैसे शासन व्यवस्था है, कैसी सत्ता है, क्या अधिकार है, क्या कानून है, क्या नियम है। ठीक है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु, नोट डाउन कीजिएगा, यूनानी दार्शनिक अरस्तु जो कि राजनीतिक विज्ञान के पिता भी कहलाते हैं, इन्होंने कहा था राजनीतिक विज्ञान की सर्वव्यापी विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान। यानी इन्होंने, जो कि अरस्तु थे, इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा। क्या विज्ञान? क्या? सर्वोच्च विज्ञान। नोट डाउन कीजिए बच्चों, सर्वोच्च विज्ञान कहा है इन्होंने, राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा भी अपने समय अनुसार बदलती रहती है या बदलती गई। अरस्तु ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी परिभाषा में भी परिवर्तन आता गया। तो बात करते हैं इनकी परिभाषा जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है राजनीतिक विज्ञान की। एक तो परंपरागत परिभाषा है और दूसरी आधुनिक परिभाषा है। तो बात करते हैं हम परंपरागत परिभाषाओं की। पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा। परंपरागत विचारधाराओं में कौन कौन फिलोसफर आते हैं, कौन कौन से थिंकर्स आते हैं? गेटेल, नोट डाउन कीजिए, गेटेल, गार्नर। गार्नर की राज्य की परिभाषा बहुत फेमस है। ब्लांशी, इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है जिन्होंने ना राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषा दी। इन्होंने क्या कहा, इनकी क्या थिंकिंग है, इनके ग्रुप की क्या थिंकिंग है। इन्होंने कहा राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का राजनीतिक संगठन या राजनीतिक कार्यों का राजनीतिक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ना, वैसे अगर मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो राजनीतिक विज्ञान को राज्य का विज्ञान माना। इन्होंने क्या? राजनीतिक विज्ञान को राज्य का विज्ञान माना। नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। लीकॉक और सीले ने क्या क्या परिभाषा दी? राजनीतिक विज्ञान को सरकार के अध्ययन तक सीमित करता है। इन्होंने क्या? राजनीतिक विज्ञान राज्य के सरकार तक सीमित करता है। इन्होंने, यानी कि इन्होंने जो राजनीतिक विज्ञान की जो परिभाषा है वो व्यापक नहीं, इसको छोटा कर दिया। इन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान की जो परिभाषा है ना, बस सरकार का अध्ययन है, बाकी कुछ नहीं है। किसने कहा था? सीले ने कहा था। किसने कहा? सीले ने कहा। नोट डाउन कीजिएगा, लीकॉक, सीले। गिलक्राइस्ट और पॉल और जेनिट, गिलक्राइस्ट, पॉल, जेनिट, इन्होंने राज्य के बारे में कहा। इन्होंने क्या कहा? राज्य और सरकारों से संबंधित विषयों का अध्ययन है। इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ दिया। सीले ने क्या कहा था? सरकार का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट और पॉल और जेनिट ने कहा कि इसमें राज्य और सरकारों का अध्ययन होता है। ठीक है। तो ये दो परिभाषाएं आपको समझ में आ गई, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अब बात करते हैं हम आधुनिक दृष्टिकोण की। किसकी? आधुनिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। ये तो परंपरागत दृष्टिकोण था जिसमें राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा बहुत सीमित थी। तो आधुनिक दृष्टिकोण में कहा गया, आधुनिक दृष्टिकोण का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। किसके बाद हुआ? द्वितीय विश्व के बाद हुआ। तो इसके अंदर क्या कहा गया सुनिएगा। राज्य की संरचना के स्थान पर, राज्य की संरचना के स्थान पर
उनकी कार्यप्रणाली के विश्लेषण का अध्ययन पर बल दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं जानना कि राज्य की संरचना क्या है, वो कैसे बनी है, हमें ये जानना है कि वो कैसे, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, वो कैसे काम करती है। इन्होंने इस पे जोर दिया और इन्हीं के ग्रुप को हम बोलते हैं व्यवहारवादी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है व्यवहारवादी, यानी कि वो जो चीज़ स्ट्रक्चर बना है उस पर जोर नहीं देंगे, वो चीज़ काम कैसे करती है, कार्य कैसे करती है, उसी को हम व्यवहारवादी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, शक्ति की अवधारणा, इन्होंने शक्ति की अवधारणा भी दी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शक्ति की अवधारणा किन्होंने दी थी, तो शक्ति की जो अवधारणा थी वो व्यवहारवादियों ने दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, वह समाज के मतभेदों, संघर्षों और प्रतियोगिता को नियंत्रित करता है। यानी कि समाज के अंदर जो मतभेद और जो संघर्ष होते हैं तो राज्य उसे अपनी शक्ति से नियंत्रित करता है। जैसे आप लोग प्रैक्टिकली अगर देख ले, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका घर है, आपके घर में सारी सत्ता आपके पिता के पास है, आपके भाई से आपका किसी प्रकार से विवाद या झगड़ा होगा तो उसको कौन सॉल्व करता है, आपके पिता सॉल्व करते हैं ना। किससे, अपनी शक्ति से नियंत्रित करते हैं, तू वैसे करेगा, तू वैसे करेगा, और अगर आप लोग बात नहीं मानते तो आपको थप्पड़ भी जड़ देते हैं। तो अगर हम इसको व्यापक रूप से ले लें तो ये देश बन गया। देश के अंदर शासन कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री या सरकार है, और वो किस प्रकार शासन करती है, शक्ति से। तो राज्य में जो लोग रह रहे हैं उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, अपनी शक्ति से नियंत्रित करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, व्यवहारवादी के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, चलो एक बार हम इसे मिटा देते हैं। काफ़ी इरेजर ले लेते हैं। हाँ, काफ़ी मिटा देते हैं, काफ़ी लिख दिया हमने। आप कॉपी पेन लेके, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से थिंकर से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, व्यवहारवादियों के अंदर लासवेल, कौन है, लासवेल, नोट डाउन कीजिए। डेविड ईस्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड ईस्टन व्यवहारवादी थे, नोट डाउन कीजिए। आलमंड, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, आलमंड। ठीक है, ये भी व्यवहारवादी थे। और आलमंड और पावेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, इनको नोट डाउन कीजिएगा, ये व्यवहारवादी थे। बात करते हैं अब हम इसके अर्थ, समझ लिए हमने। अब बात करते हैं राजनीतिक परिभाषा को हम कैसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, लोग परिभाषा पूछ लेते हैं, बोलते हैं ये परिभाषा किसने दी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो परिभाषा नोट डाउन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, देखो गार्नर ने क्या परिभाषा दी, गार्नर ने क्या परिभाषा दी, गार्नर ने, नोट डाउन कीजिएगा। गार्नर ने राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा दी। गार्नर ने कहा राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक शास्त्र भी बोलते हैं। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत एक साथ होता है। ये किसने कहा, ये कहा गार्नर जी ने। इस परिभाषा को नोट डाउन कीजिएगा। गार्नर या राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीले जी ने क्या कहा, मैंने इसकी परिभाषा पहले भी बता चुका हूँ कि राजनीतिक विज्ञान को सरकार के अध्ययन तक ही सीमित रखा। सीले ने क्या कहा कि सीले ने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है वो तो सिर्फ सरकार का अध्ययन है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि गार्नर ने कहा कि इसकी जो शुरुआत थी ना वो राज्य के साथ ही होती है, और राज्य के जब अंत होता है तब राजनीतिक विज्ञान भी खत्म हो जाता है। दोनों परिभाषा है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो और लीकक ने क्या परिभाषा दी, राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सीले और लीकॉक ने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, गिलक्रास्ट ने क्या परिभाषा दी थी, गिलक्रास्ट,
देखो गिलक्राइस्ट ने परिभाषा दी थी, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्या से संबंधित है। तो इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी, सीले जी ने सरकार ऐड किया था, इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी है कि राज्य और सरकार की सामान्य समस्या, यानी जो राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य और सरकार में जो समस्या उत्पन्न होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो गिलक्राइस्ट का क्या है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में जो राज्य और सरकार के जो समस्या आती है उसका हम अध्ययन करते हैं, ये गिलक्राइस्ट जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं व्यवहारवादियों के परिभाषाओं के। नोट डाउन करते रहिएगा। एक बात और मैं बता दूं, जो लासवाल जी थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था शक्ति को राजनीतिक शास्त्र का मूल्य माना है। उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में लिखी थी, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पे पुस्तक का नाम लिख देता हूँ। लासवाल जी ने की पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। इसको नोट डाउन कीजिए, लासवेल की पुस्तक है, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि शक्ति का राजनीतिक शास्त्र का मूल्य माना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी व्यवहारवादियों की परिभाषाओं की। ठीक है, व्यवहारवादी परिभाषाओं में दो ही परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो है डेविड ईस्टन की और दूसरी है ऑलमंड और पावेल की। जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमंड और पावेल। कॉपी पेन उठा लीजिए, परिभाषा लिखने के लिए तैयार हो जाइए। परिभाषा है, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषा दी है, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन है जिसमें नीति, सत्ता तथा समाज का प्रमुख है। देखिए व्यवहारवादियों ने जो पूरी इसकी परिभाषा है वो पूरी कार्यप्रणाली पर दी है। इन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक मूल्यों यानी समाज में जो मूल्य है उसका आधिकारिक निर्धारण, यानी समाज के अंदर कौन कौन से मूल्य बनेंगे उसका निर्धारण कौन करता है, राजनीतिक विज्ञान। दूसरा, इसमें कौन सी नीति होगी, क्या सत्ता होगी, क्या समाज प्रमुख होगा, ये इन्होंने बात की है। तो उसकी परिभाषा, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधार के निर्धारण का अध्ययन है जिसमें नीति, सत्ता और समाज का प्रमुख है। ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा किसने दी थी, डेविड ईस्टन ने। नोट डाउन कीजिएगा। अगली जो परिभाषा है वो है आलमंड और पावेल की परिभाषा। इन्होंने परिभाषा में क्या कहा, पहले परिभाषा पढ़ते फिर समझते हैं। प्रत्येक समाज में एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक समाज में क्या होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। एक मिनट रुकिए, प्रत्येक समाज में क्या होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा। राजनीतिक व्यवस्था होती है, क्या होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है जो इनपुट आउटपुट का कार्य करती है। जो इनपुट और आउटपुट का, यानी कि एक सिस्टम होता है राजनीतिक विज्ञान में, जो इनपुट यानी जो जरूरी होता है उसे ले लेता है और जो बेकार होता है उसको फेंक देता है। तो उन्होंने आलमंड और पावेल ने ये बोला कि राजनीतिक की व्यवस्था होती है जिसमें इनपुट आउटपुट कार्य करती है। इस राजनीतिक व्यवस्था के में शासन के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ भी शामिल होती हैं, यानी कि इस व्यवस्था में इसके अलावा और भी शक्तियाँ शामिल होती हैं। इसी को हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ये आपका आलमंड और पावेल ने कहा था, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब बात करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। देखिए राजनीतिक विज्ञान के अंदर नोट डाउन कीजिएगा, राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, राज्य का अध्ययन करते हैं। राज्य कैसे बना, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका भविष्य, ये हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान में राज्य के बारे में। उसके बाद करते हैं सरकार,
कि सरकार कैसी है, वहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाही है, उसकी शासन व्यवस्था कैसी है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे सरकार कैसी है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, कार्यपालिका कैसे काम करती है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन कर, सरकार के तीनों अंगों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम राज्य और व्यक्ति का संबंध कैसा है। जैसे भारत में देखिए, एक मेरा और मेरा राज्य का क्या संबंध है। राज्य ने मुझे अधिकार दे रखे हैं, कर्तव्य दे रखे हैं और मैं उसका पालन करता हूँ। उन्होंने कुछ नीतियाँ बनाए रखी हैं, उसका मुझे पालन करना पड़ता है। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा, राज्य और व्यक्ति का संबंध। अमेरिका में अलग है, पाकिस्तान में चलेंगे वहाँ अलग है, चाइना में अलग है। चाइना में तो आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते, अगर आपने सरकार का विरोध कर दिया तो आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। तो ये अलग अलग राज्यों में राज्य और व्यक्ति के संबंध अलग अलग होते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में हम राज्य और व्यक्ति के संबंध के बारे में भी अध्ययन करते हैं। फिर बात करते हैं प्रशासन की। प्रशासन कैसा चलता है। जैसे भारत में लोकतंत्र प्रशासन है, ठीक है, अमेरिका में कैसा प्रशासन है, ब्रिटेन में कैसा प्रशासन है, पाकिस्तान में कैसा प्रशासन है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। इसमें शक्ति का अध्ययन करते हैं। शक्ति मतलब सत्ता की पावर, कैसे इस्तेमाल करते हैं राज्य के अंदर। भारत में कैसे इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता है, चाइना अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, रूस अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। नीति निर्माण अध्ययन, इसका मतलब हो गया कि राज्य के अंदर नीति निर्माण की प्रक्रिया कैसी है। जैसे हमारे अंदर नीतियाँ कैसे बनती है, पहले कोई बिल बनता है, बिल बनने में राज्यसभा में जाता है, फिर उसमें पास होता है, फिर लोकसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाके वो नीति निर्माण बनती है, या फिर अध्यादेश जारी होता है। तो अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नीति निर्माण प्रक्रिया, इसके बारे में हम सिद्धांत पढ़ते हैं कि बनती कैसे हैं। इसके बाद हम इसमें अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दलों का। जैसे भारत में बीजेपी है, कांग्रेस है, 6 राष्ट्रीय दल है, ध्यान रखिएगा। और जो क्षेत्रीय दल है वो तो काफ़ी सारे हैं, 6 राष्ट्रीय दल है, ठीक है। तो इसमें हम राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं कि कैसे काम करती है। दल मतलब एक संगठन होता है। तो हम ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये आने वाले उसमें विस्तारपूर्वक हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके अंदर हम सिर्फ वही टॉपिक बात करें जो पॉइंट लिखा हुआ है, राजनीतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मानव व्यवहार, कि मानव व्यवहार कैसे काम करता है राज्य के अंदर, वो कैसे रिएक्ट करता है, इसका भी अध्ययन हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी किसी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, इसका अध्ययन करते हैं। भारत के अमेरिका के साथ क्या संबंध है, ब्रिटेन के साथ क्या संबंध है, फ्रांस के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान के क्या संबंध है, चाइना के साथ क्या संबंध है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है, किसी राज्य के दूसरे देश से क्या संबंध है, इसका भी अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान में करते हैं। और इसके साथ साथ हम कई राष्ट्रों का अध्ययन भी करते हैं, ठीक है। जैसे भारत जब एक राज्य जब बना था, भारत राज्य, तो भारत में जो भी सरकार या सत्ता या जो संविधान लागू हुआ था वो ऐसे लागू नहीं होता। हमने कई राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन किया था, कई राष्ट्रों को देखा था कि कैसे बनती है, कैसे वो पॉलिसी चलती है, उसके बाद हमने उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें हम अलग अलग देशों और अलग अलग राष्ट्रों का भी अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान के अंदर। समझ गए दोस्तों, समझ गए दोस्तों। देखो अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। उस क्वेश्चन के आंसर आप दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने क्या सीखा। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के आरंभ और अंत का अंत राज्य है, यह कथन किसने कहा था। ये देखो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ए, यानी गार्नर ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने दिया। हालांकि राज्य का टॉपिक आया नहीं है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि हम बात राजनीतिक विज्ञान की कर रहे थे, और राजनीतिक विज्ञान में राज्य एक देश का मतलब होता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखो प्लेटो ने तो किया नहीं, क्योंकि प्लेटो एक दार्शनिक थे और इनका मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर ने की है। किसने की है, ईश्वर ने की है, तो ये नहीं हो सकता। अरस्तु ने
राज्य को सर्वोच्च माना है, सर्वोच्च संस्था माना है। ठीक है, हॉब्स ने दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा मैकियावेली। क्या है? सी आंसर। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। निम्नलिखित में से क्या राज्य का ऐच्छिक कार्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कार्य उसका ऐच्छिक कार्य नहीं है, वो क्या नहीं करती, ऐच्छिक कार्य नहीं है कि अपनी मर्जी से वो नहीं करेगी। विधि और व्यवस्था की स्थापना, स्वास्थ्य सेवा का प्रबंधन, शिक्षा का प्रबंध, सामाजिक कल्याण। इसका आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर बताइए दोस्तों। नहीं पता? देखो, राज्य का ऐच्छिक कार्य नहीं है, राज्य का ऐच्छिक कार्य समाज कल्याण करना नहीं है। समाज कल्याण किसी भी राज्य के विलिंग यानी उसके मन पे डिपेंड करता है, वो करे या ना करे उससे कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, भारत में देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 से लेकर 51 तक है, उसमें ना बता रखा है कि राज्य जब नीति बनाए तो इन चीज़ को फॉलो करो, लेकिन राज्य उसको बाध्य नहीं है कि उसको फॉलो ही करे। आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। अगर भारत में सरकार आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती, आपको हॉस्पिटल बनवा के नहीं देती या सामाजिक कार्य नहीं करती, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। या पेंशन नहीं दे रही तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि राज्य मुझे पेंशन नहीं दे रही। वो उसका कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य है, करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसका ऐच्छिक कार्य क्या नहीं है? सामाजिक कल्याण करना नहीं है, जबकि उसका विधि और व्यवस्था की स्थापना उसका प्रमुख कार्य है। समझ गए दोस्तों? स्वास्थ्य सेवा का प्रबंध उसका कार्य है और शिक्षा का प्रबंधन उसका कार्य है, बट सामाजिक कल्याण करना उसका कार्य नहीं, ऐच्छिक कार्य नहीं है, उसकी मर्जी है करे ना करे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, राज्य का अनिवार्य कार्य क्या है? राज्य का अनिवार्य कार्य है बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। सबसे महत्वपूर्ण, राज्य तभी सुरक्षित रहेगा ना जब वो बाहर लोगों से आक्रमण की सुरक्षा करेगा। जैसे भारत देख लिए, भारत अभी अपनी जितनी भी सीमा है उस पर ज़्यादा चौकसी रखता है, चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। क्यों? उसका ये प्रमुख कार्य है। भारत के अंदर चाहे भले महंगाई बढ़ गई हो, आलू 40 रुपये किलो हो गया हो, प्याज 50 रुपये किलो हो गया, सब्जी 100 रुपये किलो पहुँच गई हो, लेकिन राज्य का पहला कार्य क्या है कि उसकी जो सीमाएं हैं उससे बाहर के उससे उसकी रक्षा करना, बाहर आक्रमण से रक्षा करना, ये इसका अनिवार्य कार्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं, हालांकि मैंने ये पहले आपको बता दिया है, 4 तत्व होते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें से अगर कोई एक तत्व भी नहीं होता तो वो राज्य नहीं कहलाता। किसी भी राज्य का निश्चित भूभाग होगा, भूभाग होता है, उसमें निश्चित जनसंख्या रहती है। भारत है, उसका निश्चित भूभाग है, उसका एक क्षेत्रफल है, उसमें एक जनसंख्या रहती है, उसमें एक सरकार है और उसमें संप्रभुता है। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वो आंसर इसका डी, संप्रभुता। देखो, कोई भी राज्य के अंदर अगर निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता नहीं है तो राज्य नहीं कहलाता। संप्रभुता का मतलब होता है कि वो अपनी आंतरिक दृष्टि मतलब आंतरिक नीति और को बनाने में स्वच्छंद हो, कोई भी उसमें इंटरफेरेंस ना करे। भारत में कोई भी काम करता है तो कोई भी राज्य उसको इंटरफेयर ना कर सके, उसे संप्रभुता बोलते हैं। पाकिस्तान कोई काम करती है तो उसमें कोई इंटरफेयर ना हो, संप्रभुता होती है। भारत अपनी नीति बना रहा है, धारा 370 खत्म कर दी भारत ने, उन्होंने अपनी मर्जी से किया ना, इसमें किसी का इंटरफेरेंस तो नहीं, दबाव तो नहीं है, तो ये भारत संप्रभुता है कि वो अपनी नीतियों का निर्माण खुद करे बिना किसी इंटरफेरेंस के, उसे बोलते हैं संप्रभुता, सार्वभौमिकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं? वो होते हैं वैधानिक कर्तव्य बाध्यकारी होते हैं। कौन से कर्तव्य होते हैं? वैधानिक। इसका आंसर होगा डी, वैधानिक कर्तव्य बाध्यकारी होते हैं, जो कर नहीं करने होते हैं। ठीक है, वैधानिक मतलब कानूनी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे साथ आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? राजनीति क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है, ठीक है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, ठीक है, इसका विषय क्षेत्र कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में हमने जाना। अगली कक्षा में जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन सी अध्ययन पद्धति, यानी राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ अपनाते हैं पढ़ने के लिए, इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए।
मैं अभी फ़िलहाल पीजीटी और टीजीटी का नागरिक शास्त्र पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे टीजीटी में ज्योग्राफी का भी टॉपिक लेके आऊँगा, इतिहास का भी टॉपिक लेके आऊँगा। और अपनी क्लास को और भी अच्छी बनाइए तो अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर डालें, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको फॉलो करूँ। और मैं जो आए हुए मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन आए हुए वो भी आपको कराऊँ। तो कोर्स नट्स से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।